दुनिया के सबसे खतरनाक हिटमैन ने एक ही रात में सब कुछ छोड़ा। करियर, तलवार, खूनी दुनिया, सिर्फ अपनी बेटी और बीवी के लिए। उसी रात किसी ने घर में घुसकर दोनों को मार दिया, फिर सीधा उसके सर में गोली। सोचा खत्म हो गया। 12 साल बाद वो उठ खड़ा हुआ और अब जो लोग उसकी जिंदगी बर्बाद करके चैन से बैठे हैं, उन्हें पता भी नहीं कि कयामत दरवाजे पर खड़ी है। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी हस्ती से जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े गैंगस्टर अपने घुटने थामे बैठ जाते हैं। इसका नाम है सकता। एक हिटमैन नहीं, एक कयामत का परचम। वो जिस इंसान का नाम लेकर निकलता है, उसकी मौत का वरक्का पहले से लिख दिया जाता है। लेकिन इस शहर सिंजो की अपनी एक अजीब रिवायत है। कहते हैं कि हर 50 साल बाद यहाँ एक ऐसा वक्त आता है जब एक शदीद अक़ूबत आता है, एक तूफान बदन में उतरता है और कत्लो गारत का बाजार गर्म होता है। इसी शहर में एक रात एक यकूज़ा बॉस अपनी महफिल में बैठा है और खबर आती है कि उसके तिजारती साथी ने किसी दूसरे गैंग की हिफाजत खरीद ली। गुस्सा, बेइज्जती, खून, तीनों चीजें एक साथ उभरी। बॉस ने खुद खबर लाने वाले के चेहरे को खून से भर दिया, लेकिन वो तूफान जो अंदर था बाहर भी आ चुका था। खिड़की के बाहर एक एक करके बॉस के तमाम बॉडीगार्ड खाक में मिलने लगे। चाय के प्याले में खून की एक कतरा टपकी और बॉस के खास दरबानों को एहसास हुआ कि कयामत दरवाजे पर खड़ी है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धुआं चीरता हुआ, अंधेरों को चीरता हुआ सकता आया अपनी मशहूर तलवार के साथ। बड़े बॉडीगार्ड से टक्कर हुई, एक ऐसे मर्द से जो दम खसमे मारना जानता था। मगर सकता के आगे सिर्फ कुव्वत काफी नहीं थी। उसने एक ही झटके में उसके हाथ को जिस्म से अलग कर दिया और सीधा बॉस के कमरे की तरफ बढ़ा। बॉस, जो अभी तक बेरहमी का डंका बजाता था, सकता को सामने देखकर पत्थर बन गया और फिर एक ही बार में उसकी कहानी खत्म। इस काम के बाद फुजिता आया, सकता का सबसे पुराना यार, सबसे बड़ा भरोसा। उसने ही ये काम दिलवाया था। लेकिन अब सकता ने फैसला कर लिया था, ये आखिरी काम था। वो इस खूनी जहर से भरी आई दुनिया छोड़ना चाहता था। उसका एक छोटा सा खानदान था, एक मासूम बेटी, एक प्यारी सी बीवी, और उन्हीं के साथ नई जिंदगी बनाना चाहता था। घर पहुंचा, बेटी रियो की हसीन मुस्कुराहट, बीवी आओई का गर्म गले लगाना, ये वो लम्हा था जिसके लिए सकता ने आधी जिंदगी लड़ाई की थी। फिर वो लम्हा चकराचूर हो गया। शैतानी नकाब पहने लोग घर में घुस आए और जब उन्होंने बीवी और बेटी को बीच में घसीटा तो सकता बेबस हो गया। एक नकाबपोश, जिसे सब मास्टर कहते थे, सामने आया और मुस्कुराया। उसने सकता का शुक्रिया अदा किया। तूने शहर के तमाम दुश्मन साफ कर दिए, अब सिर्फ एक आखिरी खतरा बचा है और वो खतरा तुम हो। उन बेरहमों ने वो किया जो सोच के रूह कांपती है। बेगुनाह माँ और बेटी की जान ले ली सिर्फ इसलिए कि वो गवाह थी। फिर सकता के सर में सीधी गोली और वो अंधेरों में गिर गया। 12 साल, पूरे 12 साल गुजर गए, लेकिन सकता मरा नहीं था। वो सिर्फ जिंदा लाश बना हुआ था। वो गोली जो उस रात लगी थी, दिमाग की नसों को छूकर निकली थी। पूरा जिस्म जवाब दे चुका था। आंखें खुली थी मगर हाथ पैर बेकार थे। बाहर से वो एक कब्र था, अंदर से एक सुलगता हुआ शोला। और ये फुजिता ही था जिसने उस रात सही वक्त पर पहुंचकर सकता को हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। 12 सालों से बिना किसी फायदे के वो सकता की देखभाल करता रहा। उसके लिए एक सीधा सा घर खरीदा, एक देखभाल करने वाला रखवाया, हर रोज उसके पास आता रहा। दुनिया नहीं जानती थी कि ये मोहब्बत थी या गुनाह का बोझ, मगर फुजिता आता रहा। शहर सिंजो में अब हालात बदल चुके थे। मेयर सुनोहारा की हुक्मरानी में शहर चमक उठा था। गैंगस्टर खत्म, अमन कायम, और अब एक बड़ा आलीशान टूरिस्ट रिजॉर्ट भी बन रहा था जिसमें सिनेमा, कैसीनो, मॉल, रेस्टोरेंट्स, सब कुछ होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर सुनोहारा अपनी सफेद इमेज का ढोंग रच रहा था जब एक निडर पत्रकार ने सवाल दाग दिया, उसके दौर में कितने लोग गायब हुए हैं? मेयर एक पल के लिए ठिठरा, फिर गुस्से से पलटा, सबूत क्या है तुम्हारे पास? माहौल बिगड़ता देख मॉडरेटर ने कॉन्फ्रेंस रोक दी, लेकिन वो पत्रकार रुका नहीं। उसने और सुराग ढूंढने शुरू किए। एक याकूजा के आदमी ने उस पत्रकार को सुनोहारा के सियाह राज बेचने शुरू किए। मगर शाम होती घर तक पहुंचने से पहले एक लाल शैतानी नकाब वाला सामने आया, गाड़ी का दरवाजा खोलने को कहा और उस पत्रकार की कहानी वहीं खत्म हो गई। और वो याकूजा का बंदा, उसका भी यही अंजाम हुआ। एक नकाबपोश ने उसके मुंह में पिस्टल ठूंस दी और राज राज ही रहा।
उसी रात साकता को उसके रखवाले ने ताज़ी हवा के लिए बाहर व्हीलचेयर पर निकाला हुआ था जब पीछे से एक आदमी ने चाकू से हमला कर दिया। ध्यान से देखा तो वो वही था, याकुजा बॉस का वो खास दरबान जिसका हाथ साकता ने 12 साल पहले काट दिया था। मगर जब उसने देखा कि साकता पूरी तरह अपाहिज है, कुछ याद भी नहीं, तो उसने बदला लेने का इरादा छोड़ दिया। आधी जिंदगी बर्बाद हो मगर उस बेरू इंसान से बदला लेना भी बेकार लगा। वो पलटकर चला गया। हमले के बाद साकता को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। हिफाजत के लिए बाहर 2 पुलिस वाले तैनात थे। फिर शहर का एक मशहूर पुलिस ऑफिसर अंदर घुस आया। उसने दोनों पुलिस वालों को कॉफी पीने के बहाने बाहर भेजा और खुद अंदर आ गया। और यहाँ वो राजदारी खुली जिससे रगों में बिजली दौड़ जाती है। वो ऑफिसर कोई और नहीं, 12 साल पहले साकता के घर पर हमला करने वाले उन्हीं नकाब पोशों में से एक था। उसी ने बूढ़े आदमी का नकाब पहनकर याकुजा के आदमी को मौत के घाट उतारा था। अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी और बेटी के कातिल को इतने करीब देखकर साकता के अंदर कुछ जागा। आंखें हिलने लगी, उंगलियां कांपी, मगर बाहर से पुलिस वाले अंदर आ गए। ऑफिसर को नकाब पहन देखकर हैरान रह गए। फिर वो ऑफिसर हाथ साफ करने के लिए एक पुलिस वाले की पिस्टल छीन लेता है। वो जो मारा गया एक सीधा और ईमानदार अफसर था जो उनके लिए खतरा बन सकता था। बाहर से एक डॉक्टर ने ये मंजर देख लिया, उसको भी घसीट कर अंदर लाया गया और जो उसके साथ हुआ होगा वो आप समझ ही चुके होंगे। लेकिन असली खेला अभी बाकी था। साकता अचानक उठ खड़ा हुआ। आधी ताकत वापस आ चुकी थी और उस आधी ताकत से ही साकता ने जो कयामत मचाई वो देखने वाली थी। बूढ़े नकाब वाले का काम तमाम हुआ। अपने खानदान के एक कातिल का हिसाब हो गया। लड़खड़ाता हुआ साकता बाहर निकला और बिल्कुल उसी वक्त फुजिता गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया। खबर आई तो एक ड्रग फैक्ट्री के मैनेजर तक पहुंची। वो एक सींग वाला शैतानी नकाब पहने रहता था और इस पूरी ऑपरेशन का अंदर का आदमी था। उसने अपने साथी सिगाला को, जो भेड़िए का नकाब पहनता था और फैक्ट्री की निगरानी करता था, बताया कि सकाटा जिंदा है। उसने उनके एक साथी को मार दिया है और अब वो किसी भी वक्त इस फैक्ट्री पर चढ़ाई कर सकता है। मगर सिगाला, जो एक नंबरी घमंडी और खुद पसंद इंसान था, बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में बोला कि वो अकेले सकाटा को देख लेगा। इधर मास्टर को खबर मिली तो उसने अपने खास मोहरे को फोन लगाया और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा, सबसे गहरी मार करने वाला राज सामने आया। वो मोहरा कोई और नहीं, सकाटा का अपना पुराना यार फुजिता था। हाँ, वही फुजिता जो 12 सालों से सकाटा की देखभाल करता रहा, वही फुजिता जिस पर सकाटा को सबसे ज्यादा भरोसा था। उसने ही पैसों के लिए मास्टर को सकाटा की सच्ची पहचान और घर का पता दिया था। 12 साल पहले सकाटा के खानदान का कत्लेआम इसी की गद्दारी की वजह से हुआ था और ये 12 साल की खिदमत ये कुछ नहीं थी, सिर्फ अपने गुनाह का बोझ उठाने की कोशिश। फिर फुजिता और सकाटा का वो देखभाल करने वाला मिलकर सकाटा की लाश को मास्टर के कहने पर ड्रग फैक्ट्री ले गए, ये सोचते हुए कि सकाटा को वहां दम तोड़ देंगे या खत्म कर देंगे। फैक्ट्री पहुंचकर मैनेजर ने लाश चेक की, कंफर्म की और सकाटा की बॉडी को कन्वेयर बेल्ट पर फेंक दिया, कचरे के साथ ठिकाने लगाने के लिए। मगर सकाटा जिंदा था और बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार था। दरअसल ये फुजिता की ही प्लानिंग का हिस्सा था, जिसने आखिरी वक्त पर अपने दोस्त का साथ देने का फैसला किया था। फैक्ट्री के गार्ड्स एक एक करके सकाटा के हाथ से ढेर हो गए, मगर तभी मैनेजर की नजर सीसीटीवी मॉनिटर पर पड़ी। सब कुछ समझ आया। उसने फौरन मेन गेट के गार्ड्स को फुजिता और देखभाल करने वाले का काम तमाम करने का हुक्म दिया। फुजिता बचेगा या नहीं ये आगे पता चलेगा, मगर अभी तमाम फोकस सकाटा पर था। बिना कोई बकवास किए, बिना कोई फारिग बातें किए, सकाटा फैक्ट्री के गार्ड्स पर काल बनकर टूट पड़ा। एक एक करके तमाम गार्ड्स ढेर हो गए। फिर सकाटा सीधा फैक्ट्री मैनेजर के कैबिन की तरफ बढ़ा, मगर वो मैनेजर पहले ही बाहर आ चुका था। उसने एक रिमोट बटन दबाया और पूरी फैक्ट्री में एक जोरदार धमाका हुआ। मैनेजर को यकीन था कि सकाटा उस धमाके में मारा गया। उसने खुशी खुशी मास्टर को फोन लगाया, मगर तभी आग की लपटों और धुएं को चीरता हुआ सकाटा बाहर निकला। उसने अपने जिस्म पर एक मोटा गीला कपड़ा लपेटा हुआ था, वहीं उसकी जान बचा गया। इसी दौरान फुजिता अचानक गाड़ी लेकर आया और मैनेजर को जोरदार टक्कर मार दी। वो वहीं ढेर हो गया, मगर फुजिता खुद बुरी तरह जख्मी था और अब वो आखिर वो सच उगल देता है जो सालों से उसके सीने में दफन था। हाँ, सकाटा के खानदान की मौत में उसका हाथ था। सकाटा ने कोई रहम नहीं दिखाया, सीधा उसके सर में गोली मार दी। एक पुरानी जहाज के अंदर सकाटा उस जख्मी मैनेजर से बाकी साथियों के नाम उगलवा रहा था। तभी मैनेजर का फोन बज उठा। फोन मास्टर का था। सकाटा ने मास्टर को धमकी दी कि वो एक एक को चुन चुन कर मारेगा, लेकिन मास्टर ने एक ऐसा बॉम्ब गिरा दिया जिससे सकाटा के पैरों तले जमीन खिसक गई।
मास्टर ने बताया कि सकाटा की सगी बेटी रियो उस रात मरी नहीं थी, वो जिंदा है और पिछले 12 सालों से वही सिगाला उसका नकली बाप बनकर उसकी परवरिश कर रहा था। मगर असली झटका तो ये था कि इस खौफनाक मास्टर का असली चेहरा कोई और नहीं बल्कि शहर के वही मेयर सुनोहारा थे, जो आवाम के सामने नेक इंसान का ढोंग रचते थे, लेकिन इस चेहरे के पीछे एक बड़े डर की कहानी छुपाई बैठे थे। फिर स्क्रीन पर रियो की एंट्री होती है। वो छोटी सी बच्ची जो 12 साल पहले बिल्कुल मासूम थी, अब एक खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। सिगाला ऊपर से तो उस पर बहुत प्यार और फिक्र जताता था, मगर अंदर से उसके इरादे बहुत घिनौने थे। वो बस रियो के और बड़े होने का इंतजार कर रहा था। रियो को तीरंदाजी का बहुत शौक था और वो इसमें कई मेडल्स भी जीत चुकी थी। इधर सकाटा सीधा अपने एक पुराने खबरी के पास पहुंचा, सिगाला का पता मालूम किया। पता मिलने के बाद बिना एक पल गवाए सकाटा सीधा सिगाला के ठिकाने पर धावा बोल दिया। वहां उसने अपनी प्यारी बेटी के बचपन से लेकर अब तक की कई तस्वीरें देखी, आंखें भर आईं। लेकिन उसी वक्त सिगाला वहां आधमका। गुस्से से आग बबूला सकाटा बिना कोई बकवास किए सीधा उस पर झपट पड़ा और उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। तभी अचानक वहां रियो आ गई। हाथ में कमान थी और तीर सीधा सकाटा पर तना हुआ था। वो अपने नकली बाप सिगाला को बचाने के लिए सकाटा पर तीर चलाने को तैयार थी। सकाटा बस बेबस होकर अपनी बेटी की आंखों में उम्मीद से देखता रहा, मगर रियो ने बिना हिचकिचाई तीर छोड़ दिया। तीर सीधा सकाटा के कंधे पर जा लगा। सकाटा दर्द से कराहता हुआ किसी तरह वहां से निकला। तभी वहां मास्टर का एक और साथी लाल शैतानी नकाब वाला पहुंचा और रियो को अगवा कर लिया ताकि उसे सकाटा के खिलाफ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा सके। इसी बीच मास्टर ने सीधा सकाटा को फोन किया और अपने नए आलीशान रिजॉर्ट पर बुलाया ताकि इस पूरे खेल को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। कंधे में तीर धंसा होना ये सकता के लिए कोई हॉस्पिटल जाने की वजह नहीं थी। वो सीधा अपने पुराने सीक्रेट ठिकाने पर पहुंचा, जहां मिशन दिनों में रहता था। वहां हथियारों का खजाना था, मगर सकता ने सिर्फ अपनी वही पुरानी पसंदीदा तलवार उठाई और अपना मशहूर लेदर जैकेट पहना, फिर रिजॉर्ट की तरफ निकल गया। रिजॉर्ट के गेट पर एक खाली गाड़ी ठोकर दी, जिससे गार्ड्स का ध्यान भटक गया। सकता दूसरे रास्ते से अंदर घुस गया और फिर जो सामने आया उसे मौत के घाट उतारता गया। असली जंग तब शुरू हुई जब ऊपर की मंजिल की सीढ़ियों पर दर्जनों गुंडे एक साथ टूट पड़े, मगर सकता ने लाशों का ढेर लगा दिया। हॉल में पहुंचा तो सिगला सामने था। मास्टर ने उसे रोकने भेजा था, मगर ये लड़ाई ज्यादा नहीं चली। सिगला सिर्फ जुबान चलाना जानता था। असली टक्कर में उसकी औकात सामने आ गई। लिफ्ट में चढ़कर सकता सीधा उस कमरे में पहुंचा जहां रियो को रखा गया था, मगर दुश्मनों के जाल में फंस गया। अब वो उसी लाचार हालत में बंधा था जैसे 12 साल पहले उसका खानदान। रियो की गर्दन पर तलवार रखकर मास्टर ने अपनी असली नीयत बताई। उसका कहना था कि मकसद नेक था, शिंजो को एक आदर्श शहर बनाना चाहता था, मगर रास्ता बहुत जालिम था। भ्रष्ट अफसर गायब, रास्तेदार बिजनेसमैन खत्म, ड्रग्स का पैसा शहर के विकास में जो भी रास्तों में आया कुचल दिया। मास्टर का मानना था कि वो शैतान जो हर 50 साल बाद आता है वो कोई और नहीं बल्कि सकता ही था, और वो पहला इंसान बनना चाहता था जो उस शैतान को रोक सके। अपनी लंबी बकवास खत्म करके मास्टर ने तलवार उठाई, मगर तभी सकता का खबरी वहां आ पहुंचा और अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगा। रियो बाहर निकल गई और सकता बिल्कुल आजाद था। अब उसका सामना लाल नकाब वाले से हुआ। ये बाकी गुंडों जैसा नहीं था। सकता कमजोर पड़ने लगा। जब हार मानने की नौबत आई तो बीवी का चेहरा आंखों के सामने आ गया। 12 सालों का दबा हुआ गुस्सा एक सैलाब बनकर फूट पड़ा। सकता उठ खड़ा हुआ और लाल नकाब वाले का काम तमाम कर दिया। मगर जब नकाब हटाया तो एक और झटका लगा। ये मास्टर का जुड़वा भाई था, जिसके चेहरे पर जलने का एक दहशतनाक निशान था। असली मास्टर ने फौरन अपना सफेद नकाब पहना और तलवार के एक ही वार से सकता का बायां हाथ धड़ से अलग कर दिया। लहू में नहाया हुआ, जिस्म में जान बाकी नहीं, मगर सकता ने आखिरी सांस तक लड़ाई की और मास्टर को मार गिराया। तभी रियो वापस आई। सब कुछ याद आ चुका था। वो अपने प्यारे पापा को लेने आई थी, मगर सिगला अभी भी जिंदा था। उसने पीछे से सकता पर गोली चलाई और वो जमीन पर गिर गया। सिगला अभी भी रियो के सामने हमदर्द बाप का नाटक कर रहा था, मगर सकता ने अपनी आखिरी ताकत समेटकर सिगला पर वार किया और उसका काम तमाम कर दिया। फिर उसने रियो को बिल्कुल वैसे ही बाहों में समेटा जैसे बचपन में लेता था और रियो की गोद में अपनी आखिरी सांस ली।
1 साल बाद शिंजो में फिर चुनाव हुए और मास्टर दोबारा भारी अक्सरियत से मेयर चुन लिया गया। मगर वो असली मास्टर नहीं था, वो उसका वही जुड़वा भाई था जिसके चेहरे पर जलने का एक दहशतनाक निशान था। अपने मरे हुए भाई का मिशन आगे बढ़ाने की कसम ले चुका था। वो जब मंदिर में पूजा की रस्म निभाने पहुंचा तो उसे अपनी मौत का अंदाजा भी नहीं था। तभी रियो की एंट्री हुई, अपने माँ बाप के मौत का बदला लेने आई थी और इसी नए शैतानी नकाब के रूप में रियो ने उस ढोंगी का काम तमाम कर दिया। इंसाफ पूरा हुआ। अगर खून, धोखा और इंतकाम की ऐसी कहानियां चाहिए हैं तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक नया तूफान लेकर आती है।